Topic is ionization chamber. Ionization chamber is a type of gas filled detector और गैस फील्ड डिटेक्टर के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था. सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक लेट्स रिकॉल द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गैस फील्ड डिटेक्टर. हमने ये डिस्कस किया था कि गैस फील्ड डिटेक्टर में किसी न्यूक्लियर पार्टिकल को किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ आयनाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय इन द इंसिडेंट न्यूक्लियर चार्ज पार्टिकल इन गैसियस मीडियम. तो इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जब भी न्यूक्लियर पार्टिकल मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं देन दे लूज़ देयर एनर्जी वाया इन इलास्टिक कोलिजन. तो हमने इस डायग्राम को भी डिस्कस किया था कि यहाँ क्या लेते हैं, मेटेलिक सिलेंडर लिया गया है. दिस इज़ अ मेटेलिक सिलेंडर कि जिसके अंदर क्या फिल है, गैस फिल है. दिस गैस इधर ड्राई एयर और हाइड्रोजन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इस सिलेंडर के सेंटर से एक मेटल वायर पास हो रही है और इस मेटल वायर को इंसुलेटर की हेल्प से सिलेंड्रिकल वॉल से इंसुलेट किया गया है. फर्दर इस सिलेंड्रिकल मेटल वॉल्स को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया गया और जो सेंट्रल वायर है जो सिलेंडर के सेंटर से पास हो रही है इसे रेजिस्टेंस के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया. तो जब भी हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल इस गैसियस मीडियम में एंटर करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अलोंग देयर पाथ पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, मींस आयनाइजेशन करते हैं. और जब हम क्या करते हैं, यहाँ एक सफिशेंट अमाउंट की वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये वोल्टेज अप्लाई करने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ एनोड वायर पॉजिटिव से कनेक्ट है और वोल्स किससे कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी. तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंट्रल वायर जो पास हो रही है सिलेंडर के थ्रू ये एनोड की तरफ मूव करेंगे. तो जब ये आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर मूव करते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलती है, एक पल्स मिलती है. और इस पल्स को फर्दर एम्पलीफायर के थ्रू पास करके एम्पलीफाई किया जा सकता है. और फर्दर आफ्टर एम्पलीफायर देयर इज़ अ काउंटर विच काउंट्स द नंबर ऑफ पल्सेस. तो इस तरह से हमने स्टडी किया था कि गैस फील्ड डिटेक्टर किस तरह से इंसिडेंट पार्टिकल को डिटेक्ट करता है. इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि अगर यहाँ से यहाँ से अगर हम क्या चेंज करें, अप्लाइड वोल्टेज चेंज करते जाएं तो कोरस्पॉन्डिंग जो हमें पल्स ऑब्जर्व हो रही है इसकी हाइट किस तरह से चेंज होगी. तो हमने ये देखा था, देखिए इस ग्राफ में कि हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि अगर हम क्या कर रहे हैं, पल्स अब वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं तो वोल्टेज चेंज करने के साथ किस तरह से जो पल्स है आउटपुट पल्स उसकी हाइट क्या हो रही है, वेरी कर रही है. तो हमने फर्दर इसके ये डिफरेंट रीज़न स्टडी किए थे जिसमें फर्स्ट रीज़न क्या था, रिकॉम्बिनेशन रीज़न. सेकंड रीज़न वाज आयनाइजेशन रीज़न. नेक्स्ट इज़ प्रोपोर्शनल रीज़न, देन लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीज़न, देन जीएम रीज़न एंड लास्ट वन वाज द कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीज़न. तो आज हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, आयनाइजेशन चैम्बर के बारे में. इट मीन्स कि जो गैस फील्ड डिटेक्टर में जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की गई है वो इस तरह से एडजस्ट की गई है दैट इट विल लाई इन रीजन सेकंड विच इज़ आयनाइजेशन रीजन. सो इस तरह से अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन देखें किसके लिए, गैस फील्ड डिटेक्टर की टाइप है जो विच इज़ आयनाइजेशन चैम्बर. तो इसकी कंस्ट्रक्शन सेम है जैसे कि हमने फर्दर पहले गैस फील्ड डिटेक्टर के लिए डिस्कस किया है. जस्ट डिफरेंस क्या होगी कि अब जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज़ सो एडजस्टेड सो दैट कि अब जो अप्लाइड वोल्टेज होगी दैट विल लाई इन द रीजन सेकंड. ये रीजन सेकंड क्या था
कि जहाँ पर प्राइमरी आयनाइजेशन जो इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ये प्राइमरी आयनाइजेशन इतने सफिशिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करती है कि जितने भी आयन पेयर प्रोड्यूस होते हैं सभी आयन पेयर्स अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचकर इलेक्ट्रिक पल्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम पहले यही इसकी ये देख लेते हैं कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट जो रीज़न था दैट वाज रिकॉम्बिनेशन रीज़न। रिकॉम्बिनेशन रीज़न क्या था कि हम क्या कर रहे हैं, इतनी वोल्टेज अप्लाई करते हैं यहाँ से, जैसे जैसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है। और जब एक पर्टिकुलर लिमिट यहाँ पे आ रही है तो इस लिमिट के बाद करंट क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। और इस सेचुरेटेड रीजन में अगर हम वोल्टेज एडजस्ट करें तो ये किस तरह से काम करता है, जो गैस फील्ड डिटेक्टर है दिस विल वर्क एज अ आयनाइजेशन डिटेक्टर। क्लियर? सो आप यहाँ से देखिए कि ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, आप ये भी देख सकते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ से देखिए इस डायग्राम में कि जो यहाँ सिलेंडर है, ये क्या है, मेटेलिक सिलेंडर है। और इस मेटेलिक सिलेंडर में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैस की गई है। दिस गैस में भी इनर्ट गैस और मे बी हाइड्रोजन और ड्राई एयर। तो इस सिलेंडर के एक एंड से रेडिएशन को इंसिडेंट किया जाता है। देखिए इस तरफ ये शो किया हुआ है, ये एंड पर क्या लगाया जाता है, हेयर देयर इज़ ए माइका शीट और थिन एल्युमिनियम शीट। तो इसके थ्रू रेडिएशन इंसिडेंट कराई जाती है आयनाइजेशन चैम्बर में। तो जब ये हाई एनर्जी रेडिएशन एंटर करती हैं गैस फील्ड डिटेक्टर में, तो यहाँ पे प्रेजेंट गैसियस एटम के साथ इंटरेक्ट करती हैं। और इंटरेक्शन किस तरह की है, दिस इज़ अ इन इलास्टिक कोलिजन। और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कि जिसमें जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी इंटरेक्शन के बाद लूज़ करता है। जैसे कि अगर हम डिस्कस करें कि सपोज़ ये इंसिडेंट रेडिएशन अल्फ़ा पार्टिकल हों, तो जब ये अल्फ़ा पार्टिकल एक एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ईच इंटरेक्शन में वो अप्रोक्सीमेटली 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को लूज़ करता है। तो जैसे जैसे ये अपनी एनर्जी लूज़ करता जाएगा तो मूविंग अलोंग देयर पाथ ये क्या कर रहा है, आयन पेयर प्रोड्यूस करेगा। और ये आयन पेयर्स किसको डिटेक्ट कर रहे हैं, इंसिडेंट पार्टिकल को। तो अब यहाँ पर आयन पेयर जब प्रोड्यूस होंगे तो हमने उसके बाद क्या लगा रखा है, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया गया है। अगर हम इसे मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ वेरी करें तो आप देखें किस तरह से ये वोल्टेज कंट्रीब्यूट, जो आयन पेयर प्रोड्यूस हुए हैं ये किस तरह से हमें करंट पल्स देंगे इन केस ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर। क्लियर? तो ये क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन है। आप एक चीज़ आप यहाँ से देखिए कि इस कंस्ट्रक्शन में देखिए यहाँ से जब हम करंट पल्स लेते हैं कि जब पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ मूव करते हैं और नेगेटिव आयंस जो हैं वो एनोड की तरफ अगर मूव करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ मूव करें। तो आप यहाँ से देखिए कि इसके बाद हम क्या लगा देते हैं, एक आउटपुट, ये क्या लगाया हुआ है कि यहाँ पर एक आउटपुट मीटर लगाया हुआ है जो प्रोड्यूस्ड पल्सेस को ऑब्जर्व करता है फर्दर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस आयनाइजेशन डिटेक्टर। सो नेक्स्ट देखिए कि ये किस तरह से काम करता है आयनाइजेशन चैम्बर। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं किस तरह से कि ये दो इलेक्ट्रोड शो किए हुए हैं और इन इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड शो किए हुए हैं और इसके बीच में ये जो सर्कल से ये क्या शो कर रहे हैं, गैस एटम्स शो किए गए हैं। और अलोंग देयर पाथ जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो क्या कर रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या कर रही है, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रही हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और जो आयन्स हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्लियर?
जब ये आयन पेयर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव होना स्टार्ट होते हैं तो हमें किस तरह से करंट की वैल्यू मिलती है। तो आप यहाँ से देखिए, ये जो ग्राफ शो किया हुआ है, दिस ग्राफ इज़ बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट पल्स। तो आप देखिए कि ज़ीरो से जब हम वोल्टेज अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ क्या होगा कि जैसे ही पार्टिकल एंटर होगा गैस चैम्बर में तो ये आयन पेयर्स प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ही वो एंटर हुआ है, हमने वोल्टेज अप्लाई करना मींस इंक्रीज़ करना जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे तो आप देखिए कि करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर। और ये जो करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, दिस विल इंक्रीज़ अप टू ए पर्टिकुलर लिमिट, कि यहाँ इस पर्टिकुलर लिमिट तक करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है और इस लिमिट के बाद करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर। आप फर्स्ट ये देखिए कि ये शार्प जो इंक्रीज़ हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, कि जैसे ही न्यूक्लियर एनर्जेटिक पार्टिकल गैस चैम्बर में एंटर होगा और आयन पेयर्स क्रिएट करेगा तो ये अब फील्ड जो है अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जितने भी आयन पेयर्स इंसिडेंट पार्टिकल की इंटरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होंगे वो सभी के सभी आयन पेयर इलेक्ट्रोड तक पहुंचकर करंट पल्स में कंट्रीब्यूट करें। तो जब फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो उस केस में क्या होता है कि जो ये आयन पेयर्स मींस पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये थर्मल मोशन की वजह से फिर से रिकम्बाइन करके क्या बना देते हैं, न्यूट्रल एटम्स बना देते हैं, जिसके कारण आउटपुट में करंट की वैल्यू नहीं मिलती जितने कोरस्पॉन्डिंग कि जितने आयन पेयर अंदर प्रोड्यूस हुए होंगे। बट जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाते हैं, आप देखिए यहाँ से कि जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, तो अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज़ करने पर यहाँ पर अब फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि अब जो आयन पेयर प्रोड्यूस होंगे उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो फिर से थर्मल मोशन की वजह से रिकम्बाइन हो जाएं और न्यूट्रल एटम बनाएं। जबकि अब फील्ड इतना एनफ हो चुका है कि जैसे ही आयन पेयर क्रिएट होंगे दे विल मूव टुवार्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, और जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रोड्स तक पहुंचेंगे तो कोरस्पॉन्डिंगली हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक पल्स मिलेगी। क्लियर। अब आप यहाँ से देखिए कि यहाँ जब रेडिएशन एंटर करती हैं किसमें, गैसियस चैम्बर में, जब वो एंटर कर रही हैं तो गैसियस चैम्बर में एंटर होने के बाद क्या करते हैं, आयन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रही हैं। तो आप देखिए जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन दिस इज़ मच हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन्स। जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनसे बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दैट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉजिटिव आयंस। तो इस केस में क्या होता है कि जब आयन पेयर प्रोड्यूस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन फास्टली इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाते हैं इन कंपैरिजन विद द पॉजिटिव आयंस। तो जिसकी वजह से जो करंट की वैल्यू है वो एकदम से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कोरस्पॉन्डिंग धीरे धीरे जब आयंस भी अपने इलेक्ट्रोड्स पर पहुंच जाएंगे तो जितने भी आयन पेयर अब प्रोड्यूस होंगे वो सभी के सभी अगर अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर पहुंच गए हैं तो उसके बाद अगर हम वोल्टेज इंक्रीज़ भी करेंगे तो करंट की वैल्यू में कोई इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि अब कौन सा रीज़न आ चुका है, सेचुरेशन रीज़न आ चुका है कि ये वो रीज़न है कि जिस रीज़न में इंसिडेंट न्यूक्लियर पार्टिकल की वजह से जितने भी आयन पेयर प्रोड्यूस हुए होंगे वो सभी आयन पेयर्स अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर पहुंच चुके हैं। इसीलिए हमें क्या मिलती है, एक सेचुरेशन करंट की वैल्यू मिलती है कि सपोज़ अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज़ अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी का अल्फ़ा पार्टिकल एंटर कर रहा है और इसके एंटर करने से अप्रोक्सीमेटली 100 आयन पेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब ये वो रीज़न है कि अब 100 के 100 आयन पेयर्स अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर पहुंच चुके हैं और करंट जो पल्स ऑब्जर्व हो रही है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट इसी के साथ आप यहाँ से देखिए कि अगर हम
इस रीज़न की बात करें, बिफोर दिस डॉटेड लाइन रीज़न, ये कौन सा रीज़न है? दिस इज़ रिकॉम्बिनेशन रीज़न। बट जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज होती जाती है, रिकॉम्बिनेशन होने की टेंडेंसी डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब सपोज अगर यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले आयन पेयर्स में से अगर 10% इलेक्ट्रोड पर पहुँच रहे थे, तो जैसे जैसे फील्ड इंक्रीज़ होता है, रिकॉम्बिनेशन यहाँ से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और अब ये वो रीज़न है कि जहाँ रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, सभी के सभी क्रिएटेड आयन पेयर्स कहाँ पहुँच रहे हैं? अपने इलेक्ट्रोड्स पर पहुँच रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन अराइज होता है कि किस तरह से आयनाइजेशन चैम्बर इंसिडेंट पार्टिकल की नेचर को डिटेक्ट करेगा और किस तरह से इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी को डिटेक्ट करेगा, कि यहाँ से कैसे पता लगेगा कि ये पार्टिकल किसका कौन सी नेचर मीन्स कि ये अल्फ़ा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, या गामा रेडिएशंस मीन्स फोटॉन्स हैं। और हम किस तरह से डिटेक्ट करेंगे कि अगर सपोज अल्फ़ा पार्टिकल्स ही इंसिडेंट किए जा रहे हैं बट उनकी एनर्जी डिफरेंट है, तो हम उन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो इसे समझने के लिए हम फिर से देखते हैं कि जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था पहले, देखिए आप यहाँ से ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? दिस इज़ शोइंग कि अगर यहाँ क्या है, बायस वोल्टेज मींस एक्सटर्नल वोल्टेज, और इस तरफ पल्स की हाइट है। तो अब हम आयनाइजेशन डिटेक्टर की बात कर रहे हैं, तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो किस रीजन में होगी? इस सेकेंड रीजन में लाई करेगी, और ये अप्रोक्सीमेटली 200 वोल्ट्स टू 300 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट होती है। तो आप देखिए, अगर अल्फ़ा पार्टिकल इंसिडेंट किए जा रहे हैं तो पल्स हाइट कंपेरेटिव टू बीटा पार्टिकल्स ज़्यादा है, और अगर यही हम गामा से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में पल्स हाइट कम है। तो इस तरह से पल्स की हाइट को ऑब्जर्व करके हम इंसिडेंट पार्टिकल की नेचर को जज डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप ये देखिए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, हमने ये पहले जब इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज पार्टिकल डिस्कस किया था, तो आपने देखा था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं, अल्फ़ा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर लेस होती है और आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही ये गैसियस मीडियम में एंटर करते हैं, ये इन कंपैरिजन विद बीटा पार्टिकल ज़्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स ज़्यादा आयन पेयर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो कोरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, हमें करंट की जो पल्स मिलेगी दैट विल बी ऑफ ग्रेटर हाइट इन कंपैरिजन विद द बीटा पार्टिकल्स। और यही अगर हम कंपेयर करें फर्दर बीटा के लिए, तो बीटा के केस में जो आयनाइजेशन है रिलेटिव टू अल्फ़ा लेस होती है, और अगर यही हम फोटॉन्स, गामा फोटॉन्स की बात करें, तो उनकी जो आयनाइजेशन पावर है वो बीटा से भी लेस है। वो क्या करते हैं, बहुत ईजिली पेनिट्रेट हो जाते हैं मटेरियल के थ्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट वाला जो डिटेक्टर है वो आयनाइजेशन डिटेक्टर है। और आयनाइजेशन डिटेक्टर बेसिकली किस पर काम कर रहा है कि जैसे ही न्यूक्लियर पार्टिकल एंटर होगा गैस चैम्बर में, आप यहाँ से देखिए कि जैसे ही ये न्यूक्लियर पार्टिकल एंटर हो रहा है, एंटर होने के बाद ये जो आयन और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये डायरेक्ट ही करंट की ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। मीन्स हमें क्या मिल रहा है, इन प्राइमरी आयनाइजेशन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। मीन्स आयनाइजेशन चैम्बर में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स का रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाहर से जो हम एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हैं ये अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अगर आयन पेयर प्रोड्यूस हुए हैं तो ये जब अपने पाथ की अलॉन्ग मूव करें तो अपने पाथ में आने वाले गैसियस मॉलिक्यूल्स को भी आयनाइज कर पाएँ। तो आयनाइजेशन डिटेक्टर क्या है कि ये किस पे बेस्ड है कि जो हमें करंट पल्स मिल रही है आउटपुट में, ये किसकी वजह से है? जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइमरी आयनाइजेशन। तो जितनी ज़्यादा ये आयनाइजेशन, प्राइमरी आयनाइजेशन होगी, कोरस्पॉन्डिंगली उतनी ही ज़्यादा करंट पल्स की हाइट होगी। और इस तरह से हम किसी इंसिडेंट न्यूक्लियर पार्टिकल की नेचर को डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद जब हम फर्दर टाइप्स देखेंगे किसकी, प्रोपोर्शनल काउंटर की, जीएम काउंटर की, तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ गैस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी आ जाता है। मीन्स वहाँ एक एवलेंच सेटअप हो जाता है, और जो हमें आउटपुट पल्स मिलती है वो सिर्फ प्राइमरी आयनाइजेशन की वजह से नहीं होती, क्योंकि वहाँ करंट जो पल्सेस जनरेट होंगी उनमें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे। बट आयनाइजेशन काउंटर के केस में जो हमें करंट पल्स मिल रही है, जो हमें आउटपुट करंट पल्स मिल रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ
प्राइमरी आयनाइजेशन। क्लियर? सो आप यहाँ से देखिए, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इंसिडेंट पार्टिकल की नेचर को जज कर सकते हैं कि हमें आउटपुट में कितनी सैचुरेशन करंट की वैल्यू ऑब्जर्व हो रही है। क्लियर? आप एक चीज़ यहाँ से और भी देखिए कि हमने इसे डिस्कस किया था सैचुरेशन करंट को। देखिए यहाँ से ये सैचुरेशन करंट की वैल्यू को ऑब्जर्व करके हम क्या करें, इंसिडेंट पार्टिकल की नेचर को जज करें। और इस सैचुरेशन रीजन को, ये जो सैचुरेशन रीजन मिल रहा है, इसे प्लेटू रीजन भी बोलते हैं। क्लियर? इसी के साथ आप ये देखिए कि सपोज अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी डिफरेंट हो, तो आप इस ग्राफ में देखिए, यहाँ से देखिए। अब जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, और एक केस में जो इंसिडेंट पार्टिकल के हैं उनकी एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और एक के केस में 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और हमने वोल्टेज कितनी अप्लाई की है कि जो वोल्टेज इस रीजन में लाई करे। तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए कि जो सैचुरेशन करंट की वैल्यू है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद द 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बीटा पार्टिकल्स। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो ये पार्टिकल इंसिडेंट किए गए हैं इनकी एनर्जी को भी इवेलुएट कर सकते हैं। इसी के साथ आप आगे देखिए, नेक्स्ट। तो हम किस तरह से पल्स की जो करंट पल्स है वो किस तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अगर हम सैचुरेशन करंट की वैल्यू निकाल लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सैचुरेशन करंट किसके इक्वल होगा, जितना सैचुरेशन करंट होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग मींस एवरेज आयनाइजेशन जितनी प्रोड्यूस हो रही है इंसिडेंट पार्टिकल की वजह से, उसके कोरस्पॉन्डिंग उतनी ही हमें सैचुरेशन करंट की वैल्यू मिलेगी। और उस सैचुरेशन करंट की वैल्यू को मेज़र करके हम क्या कर सकते हैं, इंसिडेंट आयनाइजिंग रेडिएशन को क्या कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी मेज़र कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए कि जो सैचुरेशन करंट है इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल N इंटू में E। आप यहाँ से देखिए कि ये कैपिटल N क्या है, दिस कैपिटल N इज़ द नंबर ऑफ आयन पेयर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आयन पेयर प्रोड्यूस्ड इनटू में चार्ज ऑफ 1 डिवाइडेड बाय T इज इक्वल्स टू टाइम। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू Q ओवर में T के। क्लियर? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना करंट मिलेगा, दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द number of ion pairs produced whenever a इंसिडेंट पार्टिकल्स एंटर द गैस चैम्बर। तो इस तरह से सैचुरेशन करंट की वैल्यू को मेज़र करके वी कैन गिव एन इंटीग्रेटेड इफेक्ट ऑफ द टोटल आयनाइजेशन करंट प्रोड्यूस्ड बाय इंसिडेंट रेडिएशन और द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो इस तरह से करंट की वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखें कि जहाँ ई की वह क्या है, चार्ज है, ये चार्ज किसके इक्वल होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होगा। मींस एक आयन पेयर के पास इतना चार्ज है। और अगर सपोज करो कि अगर कोई इंसिडेंट पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहा है और वो अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻6 नंबर ऑफ आयन्स पेयर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सैचुरेशन करंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻12 एम्पियर। क्लियर? तो आप यहाँ से देखिए कि आयनाइजेशन चैम्बर के केस में जो हमें करंट पल्सेस मिल रही हैं दैट इज़ वो क्या है, बहुत ही शॉर्ट करंट पल्सेस ऑब्जर्व होती हैं। और ये करंट प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली फेम्टो एम्पियर टू पिको एम्पियर के बीच में लाई करती है। मींस फ्रॉम 10⁻⁻15 टू 10⁻⁻12 एम्पियर के बीच में लाई करती हैं। तो अगर इंसिडेंट रेडिएशन जब
गैसेस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करे, अगर वो एक सफिशिएंट लार्ज करंट पल्स प्रोड्यूस करे तो हम उसे ईजीली किसी माइक्रोमीटर की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। बट अगर करंट पल्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग लार्ज ना हो तो उसके लिए हमें बहुत ही सेंसिटिव मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो ये मेथड क्या है, हम किस तरह से करंट पल्स मेज़र कर सकते हैं, दैट कुड बी मेज़र बाय द चार्ज एक्यूमुलेशन ऑन द कैपेसिटर। हमने यहाँ क्या लगाया है, साथ में कैपेसिटर भी कनेक्ट किया है। और इसी के साथ आप यहाँ से ये भी देखिए कि यहाँ पर एक अनवांटेड कैपेसिटर भी पिक्चर में आ जाता है। ये अनवांटेड कैपेसिटर्स क्या है, दिस इज़ अ स्ट्रे कैपेसिटेंस। आप देखिए ये क्या है, मेटल वायर है, ये भी सिलेंडर की वॉल्स भी मेटेलिक हैं और इसके बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक एक तरह से एयर फिल है। तो ये सिस्टम किस तरह से एक्ट करता है, एक कैपेसिटेंस की तरह एक्ट करता है। तो हम आप इसे ऐसे देख सकते हैं, दैट इज़ अ कैपेसिटेंस रिलेटेड कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस, देन फर्दर इट्स कनेक्टेड विद बैटरी। और ये क्या कर रहा है, एक आरसी सर्किट बना रहा है। क्लियर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलते हैं, ये इस पे कैपेसिटर, यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, फर्दर करंट पल्सेस मिलते हैं। तो आप यहाँ से देखिए कि या तो हम अगर करंट पल्सेस लार्ज हैं तो हम इसे माइक्रोमीटर से डायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं, बट अगर लार्ज सफिशेंट अमाउंट की करंट पल्स नहीं है तो हम एक इनडायरेक्ट मेथड से भी करंट पल्सेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज़ वाया चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, दैट विल बी द सम ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंस प्लस में चैम्बर कैपेसिटेंस। क्लियर। तो कैपेसिटर पर चार्ज को कलेक्ट करके भी हम क्या मेज़र कर सकते हैं, करंट पल्स मेज़र कर सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए हम किस तरह से मेज़र करेंगे करंट पल्स, बाय कलेक्टिंग चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो आप ये देखिए कि कैपेसिटर का पर चार्ज जो है Q, ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू C इंटू में V। और इसी के साथ हमने क्या निकालना है, अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज निकालें तो ये मैक्सिमम वोल्टेज किसके इक्वल आएगी, दिस विल बी इक्वल टू चार्ज ओवर में कैपेसिटेंस के। अब चार्ज क्या है, वो चार्ज जो जब इंसिडेंट पार्टिकल गैसियस मीडियम में एंटर करेंगे तो क्या करेंगे, चार्ज आयन पेयर प्रोड्यूस करेंगे। और ये चार्ज किसके इक्वल होगा, N इंटू में E मीन्स नंबर ऑफ आयन पेयर प्रोड्यूस्ड इंटू में चार्ज ऑन वन आयन पेयर ओवर में C। तो हम क्या कर सकते हैं, कितने आयन पेयर प्रोड्यूस हुए हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वोल्टेज निकाल सकते हैं। इसी के साथ आप देखिए हम सेचुरेशन करंट कैसे निकालेंगे, इसी के थ्रू, कैपेसिटेंस के थ्रू। आप देखिए सेचुरेशन करंट किसके इक्वल होगा, करंट के क्या किसके इक्वल है, दिस इज dQ ओवर में dt के इक्वल है। अब Q यहाँ पर क्या है, C इंटू में V। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, C dV ओवर में dt। क्लियर। तो अगर हम कैपेसिटेंस पे चेंज इन पोटेंशियल विद टाइम अगर नोट कर दें कि ये पोटेंशियल उसके अक्रॉस किस तरह चेंज हो रहा है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, सेचुरेशन करंट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम कि बाय आइडेंटिफाइंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ऑन द कंबाइंड कैपेसिटेंस मेज़र कर सकते हैं। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फर्दर सेचुरेशन करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई विल रिपीट, यहाँ से देखिए हमने क्या निकाला है, दिस इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ऑन कंबाइंड कैपेसिटर। अब कंबाइंड कैपेसिटेंस क्या है, दिस इज़ द सम ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंस प्लस में चैम्बर कैपेसिटेंस। आप स्ट्रे कैपेसिटेंस को इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ शो की हुई है स्ट्रे कैपेसिटेंस, तो ये क्या है, दिस इज़ द कैपेसिटेंस अपीयर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, दिस इज़ अनवांटेड कैपेसिटर। और इसे किससे शो करते हैं, हम डॉटेड लाइन से भी शो करते हैं। क्लियर है। सो इस तरह से बाय मेजरिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ऑन कंबाइंड कैपेसिटर वी कैन मेजर द सैचुरेशन करंट। This is a very sensitive method of measuring the saturation current। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, saturation current की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक चीज़ और देखिए आप यहाँ से कि फर्दर अगर हम saturation current देखें तो saturation current को हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं, that saturation current
इज इक्वल्स टू वोल्टेज ओवर में रेजिस्टेंस। हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी अप्लाई किया हुआ है। अब V किसके इक्वल है, V इज इक्वल्स टू Q ओवर में C। क्लियर, Q किसके इक्वल था, CV के। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, Q ओवर में V। इसी तरह Q किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू NE ओवर में CR। तो ये क्या शो कर रहा है कि जितनी ज़्यादा इनिशियल आयनाइजेशन होगी कोरस्पोंडिंगली सेचुरेशन करंट भी उतना ज़्यादा होगा। आप यहाँ से एक चीज़ और नोट कीजिए कि ये CR पर भी डिपेंड कर रहा है। CR क्या है, आपने रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सीरीज जो सर्किट हैं वो स्टडी किए हैं, तो वहाँ पे RC टाइम कांस्टेंट होता है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू कंसीडर करें टाइम कांस्टेंट की, तभी ये कंप्लीट पल्स जनरेट होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए कि अगर ये टाइम कांस्टेंट इनफाइनाइट हो जाए तो ये कहाँ जा रही है पल्स, कहीं एंड नहीं होगी, बट एक पर्टिकुलर वैल्यू ली जाए, देखिए अगर 1 माइक्रो सेकेंड की, ये क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग द चार्जिंग एंड आफ्टर दैट इट शोइंग द डिस्चार्जिंग। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि कितने टाइम में वो क्या हो रहा है कैपेसिटर चार्ज, और उसकी अप्रोक्सीमेटली 37% की अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम में वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलती है, टाइम कांस्टेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक कंप्लीट पल्स मिलती है। तो अगर हम टाइम कांस्टेंट इतना रखते हैं या इससे कम रखते हैं तो हमें एक कंप्लीट पल्स मिल रही है, और इससे कम रखने से ये पल्स की हाइट भी रिड्यूस हो रही है। तो ये किस पे डिपेंड करी है, टाइम कांस्टेंट पर भी डिपेंड करती है, जिसे एडजस्ट करके हम सेचुरेशन करंट की वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं। तो इस तरह आयनाइजेशन काउंटर में जो करंट पल्सेस ऑब्जर्व होती हैं, इसकी पल्स की हाइट और नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट करके हम इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बता सकते हैं, और हाइट मेज़र करके हम उनकी एनर्जी भी बता सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी किसके बारे में, आयनाइजेशन चैम्बर के बारे में। आप यहाँ से ये वाला डायग्राम भी देखिए। इस ग्राफ में क्या शो किया है, दिस इज़ शोइंग लो इंटेंसिटी सोर्स एंड दिस इज़ शोइंग हाई इंटेंसिटी सोर्स, कि किस तरह से सेचुरेशन करंट की वैल्यू दोनों के केस में चेंज हो रही है। क्लियर। तो यहाँ से नेक्स्ट देखिए कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आयनाइजेशन डिटेक्टर की। आयनाइजेशन डिटेक्टर्स स्मोक डिटेक्टर्स की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं। किस तरह यूज़ होते हैं, आप यहाँ देखिए डायग्राम में, ये एक तरह से पिक्चर दिखाई हुई है स्मोक डिटेक्टर्स की, आयनाइजेशन चैम्बर को यूज़ करके कर रहे हैं किस पे, स्मोक डिटेक्टर्स में। आप देखिए यहाँ जो स्टार से शो किए हुए हैं दीज आर द स्मोक पार्टिकल्स, और ग्रीन से जो शो किए हुए हैं दीज आर द रेडियो एक्टिव पार्टिकल जो एमिट हो रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, दीज आर अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो अगर स्मोक प्रेजेंट नहीं है यहाँ, अगर यहाँ स्मोक प्रेजेंट नहीं होगी, देखिए तो यहाँ जब अल्फ़ा पार्टिकल आयनाइजेशन चैम्बर में एंटर करेगा, और ये जहाँ से जो अप्लाइड वोल्टेज की लगाई गई है, एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई गई है, वो इस तरह एडजस्ट की गई है कि ये किस में लाई करे, आयनाइजेशन रीजन में लाई करे। तो अगर यहाँ पर स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमें एक पर्टिकुलर करंट की वैल्यू मिलेगी, बट अगर ये स्मोक पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो ये करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, अलार्म साउंड करेगा, जिससे हम क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, स्मोक पार्टिकल्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्मोक डिटेक्टर्स में इन्हें यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ हम मेडिकल साइंस में, बहुत साइंसेस में भी आयनाइजेशन चैम्बर का डिटेक्टर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आजकल कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं रेडिएशंस को, कि हमें कितनी डोज देनी है कि जब एंटर हो पेशेंट की बॉडी में, तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। इसी के साथ देखिए कि आयनाइजेशन जो डिटेक्टर है इसकी लिमिटेशन क्या है। इसकी फर्स्ट लिमिटेशन तो यही है कि ये आयनाइजेशन डिटेक्टर जो है ये किस पे बेस्ड है, दिस इज़ बेस्ड ऑन द प्राइमरी आयनाइजेशन, कि जैसे ही पार्टिकल एंटर होगा वो आयन पेयर्स को कलेक्ट कर लेगा, कि हमने एक्सटर्नल वोल्टेज ही इतनी अप्लाई की है और कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, जिसके बारे में आप आगे भी डिस्कस करेंगे। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है कि जिन पार्टिकल्स की आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन डिटेक्टर उन्हीं को ही डिटेक्ट कर पाता है, बट जिन पार्टिकल्स की आयनाइजेशन पावर ही लेस होगी ये उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इट मीन्स कि जो अल्फ़ा
पार्टिकल हैं या लाइट न्यूक्लियाई एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई हैं, प्रोटॉन्स हैं, ये उनको इजीली डिटेक्ट कर लेता है। बट अगर हम बीटा पार्टिकल्स की या गामा रेडिएशंस की बात करें तो वो उन्हें ये इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। तो कोरस्पॉन्डिंगली हमें ये जहाँ पर सिलेंडर का एरिया या फिर गैस मोलिक्यूल्स पार्टिकल इतने लेने होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो बीटा रेडिएशन की किसके साथ, गैस मोलिक्यूल्स के साथ। बट अगर इसी को हम अल्फ़ा के साथ कंपेयर करें तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर लेस होती है और आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है। तो इसीलिए प्राइमरी आयनाइजेशन के थ्रू ही यूजिंग आयनाइजेशन डिटेक्टर हम इन पार्टिकल्स को ईजिली डिटेक्ट कर पाते हैं। क्लियर। सो ये इसकी एक ड्रॉबैक है कि हम इन पार्टिकल्स को इससे डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसी के साथ इसकी और ड्रॉबैक क्या है, आप यहाँ से देखिए। इसकी ड्रॉबैक है कि सपोज़ कि हम क्या देख रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की रेडिएशन अगर सपोज़ यहाँ एंटर कर रही है, सपोज़ हम ये कहें कि यहाँ से एक पार्टिकल एंटर कर रहा है, तो जैसे ही ये पार्टिकल अंदर एंटर करेगा अपनी कंप्लीट एनर्जी लूज़ करने के बाद जितने भी आयन पेयर प्रोड्यूस करेगा, उन सभी आयन पेयर को इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट होने में एक टाइम लगता है। तो उस टाइम में अगर कोई और पार्टिकल इसमें एंटर कर जाए तो वो उस सेकंड पार्टिकल को डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है कि सपोज़ अगर हम क्या कर रहे हैं कि एक पार्टिकल इंसिडेंट कर रहे हैं और इसकी वजह से करंट पल्स ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो एक पल्स डिटेक्ट करने के बाद जो ये चैम्बर है ये दूसरे पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए कुछ मिली सेकेंड का टाइम लेता है। मींस उसे वेट करना पड़ता है कि ये फिर से सेकेंड पार्टिकल को डिटेक्ट करे, जो कि क्या है, जो क्या शो करता है कि अगर हम एक पार्टिकल को डिटेक्ट कर रहे हैं तो दूसरे पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए इस गैस चैम्बर को कुछ मिली सेकेंड का टाइम चाहिए, कि जो क्या है इसकी एक लिमिटेशन है कि अगर इंसिडेंट पार्टिकल्स का काउंटिंग रेट बहुत ज़्यादा है, काउंटिंग रेट ज़्यादा है कि ये कितने टाइम के लिए डेड हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली मिली सेकेंड के लिए। और अगर इंसिडेंट पार्टिकल का काउंटिंग रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि एक पार्टिकल आया उसी के साथ दूसरा, उसी के साथ तीसरा, उसी के साथ चौथा, तो इस तरह हाई काउंटिंग रेट वाले इंसिडेंट रेडिएशंस को आयनाइजेशन डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये इसकी एक सीरियस लिमिटेशन भी है कि हम हाई काउंटिंग रेट वाले पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है। और इसी के साथ आप ये देखिए, हमने डिस्कस किया चार्ज पार्टिकल के बारे में कि अगर इंसिडेंट पार्टिकल्स क्या हो, कोई चार्ज्ड पार्टिकल हो। सपोज अगर इंसिडेंट पार्टिकल न्यूट्रल हो, मींस न्यूट्रॉन अगर इंसिडेंट किए जाएं, तो उसके लिए इस गैसियस सिस्टम में बोरोन ट्राईफ्लोराइड की को मिक्स कर दिया जाता है, ताकि हम जो अगर न्यूट्रॉन को इंसिडेंट करें तो ये डिटेक्टर न्यूट्रॉन्स को भी डिटेक्ट कर पाए। क्लियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आयनाइजेशन चैम्बर। आप देखिए इस पिक्चर में हम यहाँ पर शेप्स शो की हुई हैं किस तरह से, कि अगर एनोड वायर की थिकनेस कम है, यहाँ कुछ थिकनेस ली गई है, यहाँ देखिए कुछ शेप अलग है और एंड शार्प लिया गया है। क्लियर। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब जीएम काउंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आप ये देखिए इस इमेज में ये रियलिस्टिक, ये क्या है, दिस इज़ अ आयनाइजेशन, ये चैम्बर शो किया हुआ है यहाँ कि ये सिलेंड्रिकल शेप है और इसके यहाँ को सेंटर से ये मेटल वायर पास हो रही है और इसमें गैस फिल है। दिस इज़ अ आयनाइजेशन काउंटर। क्लियर। तो इस तरह से हम इंसिडेंट रेडिएशन को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आयनाइजेशन काउंटर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।